नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है सोलार सिस्टम या फिर सौर मंडल से रिलेटेड होने वाला है। प्रीवियस क्लासेस में हमने यूनिवर्स, गैलेक्सीज और जो स्टार है ना, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे थे। 3 टॉपिक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने वो प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है कंप्लीट सोलर सिस्टम को हम बहुत डिटेल में एनिमेशन के माध्यम से इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो सोलर सिस्टम है या फिर सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक या फिर पूरा ज़रूर देखिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अभी अपडेट देना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारी डीएस एजुकेशन की लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी का ये कोर्स है, अभी क्लासेस चल ही रही हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। इसके अलावा बायलैंग्वेज कोर्स है ना। फाउंडेशन कोर्स का मतलब है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपकी फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एसआई और अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये जो कोर्स है ये इंपॉर्टेंट है ना, और आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट, मेंटरशिप हर कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ये इंडिविजुअल कोर्स अवेल कर सकते हैं। पॉलिटी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, पॉलिटी का कोर्स अवेल कर सकते हैं। हिंदी का कोर्स है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है, इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपके लिए जो अपडेट है वो है संकल्प जीएस फाउंडेशन कोर्स है ना। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीएस पूछा जाता है ना, तो जीएस का हमने एक फाउंडेशन जो बैच है या फिर कोर्सेज को लॉन्च किया है। पूरा कोर्स बायलैंग्वेज है और फाउंडेशन है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं। ओनली 799 रुपीज़ इसकी प्राइस है, तो अभी ऑफ़र में इसको आप ख़रीद सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, और लगभग आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं, ई बुक होती हैं, सब आपको हमारी एप्लीकेशन पर ही मिलती हैं। एग्ज़ाम अपडेट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने ब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सीज है ना, आकाशगंगा या फिर तारे, ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत डिटेल में हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर इनको डिस्कस किया है। आज का लेक्चर जो है ये सोलार सिस्टम से रिलेटेड होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे के लेक्चर में हम कुछ और इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर सोलार सिस्टम या फिर सौर मंडल होता क्या है। तो देखिए, हमारे सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम का जो हेड है वो सूर्य या फिर सन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सूर्य और हमारे सौर मंडल की जो अन्य सेलेस्टियल बॉडी हैं या फिर अन्य आकाशीय पिंड है। अब अन्य आकाशीय पिंड के अंतर्गत कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी आ जाती हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, जैसे कि पृथ्वी भी एक प्लैनेट है। ओके, इसके अलावा उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मून एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह हैं, आपको पता होगा मंगल और बृहस्पति या फिर मार्स और जुपिटर के बीच में लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशीय पिंड हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। तो ये भी मंगल और बृहस्पति के बीच में रह करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा बौने ग्रह या फिर ड्वार्फ प्लैनेट भी होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट था। 2006 से पहले ये एक प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे उल्का पिंड भी होते हैं, मेट्रॉइड भी होते हैं और कुछ कॉमेट्स भी होते हैं। तो ये सभी जो आकाशीय पिंड हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर हम सौरमंडल की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो आकाशीय पिंड हैं, और इन आकाशीय पिंडों में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु आते हैं, और अपने ऑर्बिट में ये सभी आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसको ही हम सोलर सिस्टम या फिर सौरमंडल कहते हैं। और ये सूर्य की परिक्रमा कर क्यों रहे हैं, तो चूंकि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो एक आकर्षण शक्ति है सूर्य के पास, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये सभी जो आकाशीय पिंड है ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम दिख रहा होगा। तो हमारे सोलर सिस्टम में यदि हम बात करेंगे तो मुख्यतः हमें प्लैनेट अच्छे से डिस्कस करने होते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल आपको 8 प्लैनेट देखने को मिलते हैं। सबसे नज़दीक का जो प्लैनेट है इसको हम बुध या फिर मरकरी बोलते हैं। सेकंड नंबर पर जो
प्लैनेट है उसको हम वीनस या फिर शुक्र कहते हैं। थर्ड नंबर पर जो प्लैनेट है इसे हम अर्थ या फिर पृथ्वी बोलते हैं। फोर्थ नंबर के प्लैनेट को हम मार्स या फिर मंगल बोलते हैं। इसके बाद आता है जुपिटर या फिर बृहस्पति जो हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके बाद आता है सैटर्न या फिर शनि, फिर आता है यूरेनस अरुण और फिर आता है वरुण। तो ये टोटल 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर आपको एक एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिल रहा होगा या फिर क्षुद्र ग्रह पेटी देखने को मिल रही होगी। तो ये लाखों करोड़ों की संख्या में अनियमित आकार के आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में रह करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा वरुण के बाद में एक क्यूपर बेल्ट भी होता है। यह भी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट के जैसे ही बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी होती हैं या फिर करोड़ों की संख्या में आकाशीय पिंड होते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ठंडी गैसेस देखने को मिलेंगी, बर्फ की चट्टानें देखने को मिलेंगी क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है। तो यह भी वरुण के बाद स्थित है और काफ़ी विशाल एक आकाशीय पिंडों की पेटी है। इसके अलावा ग्रहों के बारे में यदि हम और बात करें तो शुरुआत के जो ये 4 छोटे ग्रह हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो इनको हम पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह बोलते हैं या फिर इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। और बाद के जो ये 4 विशाल ग्रह हैं या फिर प्लैनेट है इनको हम जूवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह है या फिर टेरेस्ट्रियल बॉडी है। तो आपको याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मतलब ऐसे आकाशीय पिंड या फिर ऐसे प्लैनेट जो सूर्य से नज़दीक स्थित हैं, आकार में काफ़ी छोटे हैं, हमारी पृथ्वी के समान हैं, इनको हम पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ऐसे प्लैनेट जो सूर्य से काफ़ी दूर हैं, है ना, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आकार में बड़े हैं और सूर्य से दूर स्थित है, इनको हम क्या बोलते हैं, जूवियन प्लैनेट बोलते हैं। अब इनमें भी यदि आप देखोगे बृहस्पति और शनि ये दोनों गैसेस जायंट, इनको गैसेस जायंट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गैसेस जायंट बोला जाता है। इसके अलावा जो अरुण और वरुण है या फिर यूरेनस और नेपच्यून हैं इनको आइस जायंट कहा जाता है। आइस जायंट क्योंकि यहाँ पर आपको ठंडी गैसों और बर्फ की चट्टानें ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर है ना। तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी आपको दिमाग में रखने हैं। अब एक एक करके जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या फिर खगोलीय पिंड हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम का जो हेड है सूर्य, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का हेड है या फिर प्रधान है। जैसे कि देखिए, इसके अलावा 99.8% मास हमारे सोलर सिस्टम का किसके पास है, सूर्य के पास ही है। तो याद रखिएगा हमारे सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन है या फिर सूर्य है, और 99.8% मास इसी के पास ही है। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, 99.8% मास सूर्य में ही निहित है, मतलब 0.2% ही बाकी के प्लैनेट, उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड या फिर जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं बाकी के पास मात्र 0.2% मास है और 98.2% मास किसके पास है, सन के पास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो सूर्य है या फिर सन है ये कितना विशाल है। इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमारा सूर्य कैसे बना हुआ है, तो ये गैस और प्लाज्मा से बना हुआ है ना। जो भी गैसेस होती हैं और जो प्लाज्मा होता है तो इससे सूर्य का फॉर्मेशन हुआ है, आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, आखिर सूर्य की एनर्जी का सोर्स क्या है। तो देखिए सूर्य क्या है, जो हमारा सन है ये एक स्टार है, ये एक क्या है, स्टार है। और इसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियन फ्यूजन। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और इससे ही क्या मिलती है, सूर्य को एनर्जी मिलती है या फिर किसी तारे को एनर्जी मिलती है। हमारा सूर्य भी क्या है, हमारा सन भी एक तारा है और हमारे यूनिवर्स में जितने भी स्टार हैं, जितने भी तारे हैं, हर एक की एनर्जी का सोर्स क्या है, यही है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सूर्य की एनर्जी का सोर्स क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन है, आपको याद रखना है। यहाँ 2 हाइड्रोजन के छोटे नाभिक मिलकर के एक हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं और इससे क्या होता है, सूर्य को एनर्जी मिलती है। इसका आकार की यदि हम बात करें तो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है सूर्य, आपको याद रखना है। और अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य भी अपनी एक्सिस पर कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सूर्य हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की परिक्रमा कर रहा है और यह परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में करता है, जिसको हम एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। देखिए थोड़ा सा आप यूनिवर्स के बारे में समझिए। जो हमारा यूनिवर्स है इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं।
ठीक है। और इन्हीं अरबों खरबों गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा जो सूर्य है ये इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट होता है। और जो भी स्टार होते हैं गैलेक्सीज में वो अपनी गैलेक्सी का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा सूर्य भी जो हमारी गैलेक्सी है दुग्ध मेखला मिल्की वे, इसकी परिक्रमा कर रहा है, और एक परिक्रमा करने में इसको 25 करोड़ वर्ष लगता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है, ओके। इसके अलावा और यदि हम बात करें तो सूर्य के केंद्रीय भाग को हम क्रोड या फिर कोर बोलते हैं, और इसका टेम्परेचर कितना है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य की जो कोर है, बिल्कुल बीच वाला सेंटर वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलेंगे, है ना, इसको हम कोर बोलेंगे। और इसका टेम्परेचर कितना है, तो 15 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, ठीक है। इसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना है, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, तो इसका है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट भी आपको याद रखना है। उच्च तापमान के कारण सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा पर या फिर प्लाज्मा अवस्था पर ही देखने को मिलते हैं। चूँकि यहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक है ना, सूर्य का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो भी पदार्थ हैं या तो वो गैस फॉर्म में है या फिर वो प्लाज्मा फॉर्म में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सूर्य में हाइड्रोजन की बात करें तो लगभग 71% हाइड्रोजन है और 26.5% यहाँ पर क्या है, हीलियम है। बाकी की बात करें तो अन्य तत्व कितने हैं, 2.5% है। तो इसका जो ये फॉर्मेशन है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य एलिमेंट्स का, तो ये भी दिमाग में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है इसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, ठीक है। जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं, और इसका तापमान लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेसिस बोलते हैं, ठीक है। देखिए सूर्य से ना बहुत सारी रेज निकलती हैं, और यही क्या करती हैं, जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो रंगीन प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। तो नॉर्थ पोल में, है ना, नॉर्थ पोल में इसको हम क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस, और साउथ पोल में इसको हम क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेसिस बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं प्लैनेट के बारे में, ओके। अभी हमने बात की सन के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट के बारे में। तो देखिए प्लैनेट की यदि हम बात करें तो प्लैनेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो 2006 में, है ना, 2006 में IAU की एक बैठक हुई थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी। कहाँ पर, प्राग चेक गणराज्य में, है ना, प्राग चेक गणराज्य में, ठीक है। और यहाँ पर ग्रह, आखिर हम किस आकाशीय पिंड को ग्रह बोलेंगे, इसकी कुछ डेफिनेशन डिफाइन की गई थी। और 2006 में ही जो प्लूटो है ना, प्लूटो जो है इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था, ठीक है। तो किस आकाशीय पिंड को हम ग्रह बोलेंगे, कौन कौन सी कंडीशन उसे फुलफिल करनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले है कि वो किसी तारे की परिक्रमा करता हो, ओके। जैसे कि हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें 8 प्लैनेट हैं, और 8 प्लैनेट एक निश्चित पाथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना। सूर्य भी क्या है, एक तारा है, स्टार है। तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि तारे की परिक्रमा करता हो, ओके। और निश्चित कक्षा होना, निश्चित आकार होना चाहिए, एक फिक्स्ड शेप होना चाहिए, जैसे कि सर्कुलर या फिर गोल, है ना, एक निश्चित शेप होना आवश्यक है। पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, उस पिंड का पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। निश्चित कक्षा होना चाहिए, फिक्स्ड एक ऑर्बिट होना चाहिए। अब ये क्या होता है, जैसे आपको पता है, यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा है कि बीच में सन है, और जितने भी प्लैनेट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो एक निश्चित कक्षा में लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक है, ये सन है, और यहाँ पर कोई आकाशीय पिंड या फिर कोई प्लैनेट इस प्रकार से इसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये इसी पाथ को फॉलो करके सूर्य की परिक्रमा करेगा, ऐसा नहीं कि अगली बार ये यहाँ से परिक्रमा करे, है ना। इसका पाथ हमेशा निश्चित ही रहेगा, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, प्लैनेट। तो हमेशा इसका ऑर्बिट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अब जो प्लूटो है, प्लूटो को बाहर क्यों निकाला गया था, क्योंकि वो नेपच्यून की, है ना, जैसे कि ये सन है, जैसे कि ये सन है ना, और यहाँ पर क्या था, नेपच्यून, है ना, नेपच्यून सबसे लास्ट वाला ग्रह है, और यहाँ पर था प्लूटो। तो प्लूटो क्या करता था, नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता था। इस कारण से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया और ड्वार्फ प्लैनेट के अंतर्गत इसको रखा गया। आगे हम बात कर लेते हैं, निश्चित द्रव्यमान हो, एक निश्चित मास होना चाहिए, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इसके अलावा याद रखिएगा जो प्लैनेट होते हैं इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आकाशीय पिंड, जैसे कि शुक्र को आप चमकता हुआ देख सकते हो, और भी अलग अलग समय में अलग अलग प्लैनेट को आप आकाश में चमकता हुआ यदि देखते हो, या फिर आप ऐसा समझिए जैसे कि चंद्रमा है, ओके।
चंद्रमा या फिर मून। मून क्या है? हमारा एक उपग्रह है, इसको आप रात में चमकता हुआ देखते हो। तो क्या ऐसा है कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में यदि किसी का स्वयं का प्रकाश है तो वो है सन, है ना। एकमात्र ऐसी सेलेस्टियल बॉडी कोई स्टार ही होता है या फिर हमारे सोलर सिस्टम में सन ही है जिसका स्वयं का प्रकाश है। बाकी जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्रहों का, उपग्रहों का या फिर कोई अन्य सेलेस्टियल बॉडी है स्टार के अलावा, उनका कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नोट लिखा है, प्लूटो की निश्चित कक्षा न होने के कारण इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ग्रहों की कुछ गतियां भी होती हैं, इसको भी समझना जरूरी है। एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। इसको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। घूर्णन क्या होता है? किसी भी पिंड का अपनी धुरी पर या फिर अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये पृथ्वी है ना, यहाँ पर जो आप पृथ्वी को रोटेट होता हुआ दिख रहे हो, ये इस प्रकार से रोटेट हो रही है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रोटेशन या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। अपने ही अक्ष पर घूमना, ये इसकी एक्सिस है तो अपने ही अक्ष पर ये घूम रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, इसी में देखिए ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ठीक है। अब जैसे इस वाले मैप में देखिए, सेकंड वाला जो मैप है, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये जो भी ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है ना, चारों ओर सर्कुलर वे में ये मूवमेंट कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमण, ठीक है। तो ये होती है परिक्रमण। यदि किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर कोई घूम रहा है तो इसको हम बोलेंगे परिक्रमण, और यदि वो स्वयं घूम रहा है तो उसको हम बोलेंगे घूर्णन, ठीक है। तो किसी भी पिंड का अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है। घूर्णन के कारण आखिर होता क्या है, रोटेशन के कारण होता क्या है? तो इससे दिन और रात होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है, यदि वो एक चक्कर अपना पूरा लगा लेगी, एक अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा लेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक दिन, 1 डे कंप्लीट होगा। मतलब एक दिन और रात में लाकर के जो 24 घंटे का समय होता है, वो कैसे होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 डे, है ना। दिन और रात कंप्लीट होता है, 24 घंटे का समय कंप्लीट होता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि रोटेशन से या फिर घूर्णन से एक दिन कंप्लीट होता है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर को पूरा कर लेती है, और इससे क्या होता है? एक डे कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो घूर्णन से क्या होगा? दिन रात होगा, और हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक पूरा अपना एक्सिस पर जो घूर्णन है ये कंप्लीट कर लेती है। परिक्रमण की यदि हम बात करें तो अपनी कक्षा या फिर ऑर्बिट में घूमना। कक्षा मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर आप एक आकाशीय पिंड को देख रहे हो जो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, तो इसका जो ये पाथ है ना, ये इसकी कक्षा है। ये क्या है? इसका ऑर्बिट है। तो ये इस ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, राइट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। तो किसी भी आकाशीय पिंड के चारों ओर घूमना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मून है ना, मून भी क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परिक्रमण, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं सूर्य के चक्कर लगाना, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लेती है, ठीक है। अब हमारी अर्थ जो है ये भी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, और एक सूर्य का चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है। और इससे क्या होता है? इससे 1 ईयर, 1 साल, 1 वर्ष कंप्लीट होता है, ठीक है। 1 वर्ष इससे कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें समझ में आई। घूर्णन से 1 दिन कंप्लीट होता है, और परिक्रमण से 1 वर्ष या फिर 1 ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी को अपना खुद का एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, और सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 5 घंटे का समय लगता है। अब हम बात करें कि अपनी एक्सिस में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है घूमने में, तो शुक्र या फिर जो वीनस प्लैनेट है ये अपनी एक्सिस में घूमने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, लगभग 243 डेज का समय लेता है, याद रखना है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि आप शुक्र ग्रह में रह रहे होते तो वहाँ का एक दिन कंप्लीट होने में आपको 243 डेज का समय लग जाता, ठीक है। जैसे कि हमारी पृथ्वी में एक दिन लगभग 24 घंटे में हो जाता है, तो शुक्र ग्रह में एक दिन लगभग 243 दिन का होता है। ये आपको सुनने में इसलिए अजीब लग रहा होगा क्योंकि इसको हम अर्थ से कंपेयर करके अर्थ डे के रूप में डिफाइन कर रहे हैं,
ओके। इसके अलावा सबसे कम समय किसको लगता है अपनी एक्सिस में घूमने में, तो जुपिटर या फिर बृहस्पति जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसको लगभग 9.55 आवर या फिर लगभग 10 घंटे का समय लगता है अपनी एक्सिस में घूमने में। मतलब यहाँ का एक दिन कितने घंटे का होगा, लगभग 10 घंटे का होगा। इसको हम पृथ्वी से कंपेयर करके बोल रहे हैं, तो ये कुछ डिटेल आपको याद रखना। ओके, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट के बारे में कुछ और। जितने भी प्लैनेट हैं, ओके, जितने भी ग्रह हैं, ये सभी सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। याद रखना, एंटी क्लॉक मतलब वेस्ट टू ईस्ट, है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यदि हम घूर्णन रोटेशन की बात करें तो शुक्र, वीनस और अरुण, यूरेनस, सिर्फ ये दोनों प्लैनेट ही ईस्ट टू वेस्ट या फिर क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं। बाकी जितने बचे हुए 6 प्लैनेट हैं ये सभी एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट, है ना, अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं। बात समझ में आई? दो चीज़ें हैं। देखिए, रिवॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो जितने भी 8 प्लैनेट हैं ये सभी वेस्ट टू ईस्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर सुई की घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यदि हम रोटेशन की बात करें तो शुक्र और अरुण के अलावा सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज खुद की एक्सिस पर रोटेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अरुण और वरुण कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज या फिर ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, तो इन 2 प्लैनेट के बारे में दिमाग में रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया जो भी ग्रह या फिर उपग्रह प्रकाशित होते हैं ये सूर्य के या फिर तारे के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। परिक्रमण काल की यदि हम बात करें, रिवॉल्यूशन पीरियड की यदि हम बात करें तो ये सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सूर्य है, सूर्य के सबसे पास जो ग्रह होगा वो सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेगा, जो सेकंड नंबर पर होगा उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, है ना। इसी प्रकार से जो सबसे लास्ट में ग्रह होगा उसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो बुध को सबसे कम समय लगता है और नेपच्यून को सबसे ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा ग्रहों के परिक्रमण काल की यदि हम बात करें तो बुध को 88 दिन, ओके, शुक्र को 225 दिन, पृथ्वी को 365 दिन, मंगल को 687 डेज, बृहस्पति को 12 वर्ष, शनि को 30 वर्ष, अरुण को 84 वर्ष और वरुण को 165 वर्ष का समय लगता है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि बुध को सबसे कम लग रहा है, नेपच्यून या फिर वरुण को सबसे अधिक लग रहा है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ते जाती है समय भी बढ़ता जाता है। ओके, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भी दिमाग में रखने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में यदि हम ग्रहों को डिफाइन करें तो कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं और कुछ बाह्य ग्रह होते हैं, कुछ इनर प्लैनेट होते हैं और कुछ आउटर प्लैनेट होते हैं। ठीक है, इनर ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो सूर्य के जो समीप या फिर सूर्य के नज़दीक स्थित जो प्लैनेट हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं या फिर इनर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता ये होती है कि ये सॉलिड हैं। ओके, ये सॉलिड हैं या फिर ठोस अवस्था में हैं। इनकी जो कोर है ना, इनकी जो कोर है ये क्या है, हैवी एलिमेंट से बनी है, भारी धातुओं से बनी हुई है। इसमें आप देखोगे तो आपको क्रस्ट देखने को मिलेगी, कठोर सतह देखने को मिलेगी, है ना। जैसे कि पृथ्वी पर आप पढ़ते होगे क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 लेयर होती हैं। तो ये जो इनर प्लैनेट हैं, स्टार्टिंग के 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसमें आपको क्रस्ट देखने को मिलेगी। ओके, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा इनर प्लैनेट है। ओके, तो स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं ये इनर प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। इनको ही हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं और इनको ही हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, है ना। इनकी विशेषता क्या होती है, पृथ्वी के समान है, आकार में छोटे हैं, सूर्य के नज़दीक स्थित हैं, कठोर क्रस्ट पाई जाती है, ठोस अवस्था में। ठीक है, चलिए बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, आउटर प्लैनेट कौन कौन से हैं, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये सूर्य से दूर स्थित हैं। ठीक है, काफ़ी दूर स्थित हैं और आकार में ये काफ़ी बड़े होते हैं ना। यहाँ पर आप देखोगे गैसेस जो हैं इसकी अधिकता काफ़ी ज़्यादा है, गैसेस की अधिकता काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा धातुएं यहाँ पर कम देखने को मिलेंगी। सतह पर बर्फ और मीथेन जैसी गैसें देखने को मिलेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बृहस्पति और शनि है। ठीक है, यहाँ पर आपको गैसों की बहुत अधिकता देखने को मिलेगी, जबकि अरुण और वरुण जो लास्ट के 2 प्लैनेट हैं यहाँ पर आपको ठंडी गैसेस और बर्फ की चट्टानें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित है तो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट या फिर जूवियन प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटर प्लैनेट है, तो ये 4 आउटर प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। चलिए, इसके अलावा बौने ग्रह में प्लूटो, मैकमैक, एरिस आता है, इसको हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपग्रहों की। उपग्रह क्या होते हैं? ठीक है, तो जैसे प्लैनेट
सन के अराउंड परिक्रमा करते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक उपग्रह जो होता है, सैटेलाइट जो होती है, ये किसी ग्रह या फिर किसी अन्य पिंड के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। जैसे कि मून, है ना, हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है, मून। तो मून क्या है, हमारा एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट हम पृथ्वी से भी लॉन्च करते हैं, है ना, तो वो भी क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा ही करते हैं। ठीक है, तो याद रखना उपग्रह की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रह के साथ साथ अपने ग्रह की तो परिक्रमा करेगा, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए, एक तो ये सन हो गया, ओके। अब इसको मान लीजिए ये पिंड जो है ये है अर्थ, ओके, और एक और जो इसके चक्कर लगा रहा है ये है मून। ठीक है, तो ये पृथ्वी के चक्कर तो लगा ही रहा है और इनडायरेक्ट तरीके से सन के चारों ओर भी घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मून, है ना, और कुछ कृत्रिम भी होते हैं जो हम यहाँ से भेजते हैं, पृथ्वी से भेजते हैं बहुत सारी अलग अलग ज़रूरतों के लिए। ठीक है, संचार के लिए, है ना, और भी किसी अध्ययन के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, पृथ्वी की या फिर किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो प्राकृतिक भी उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं। ओके, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा या फिर मून। एकमात्र हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो मून है। इसके अलावा याद रखना हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं। तो 2 प्लैनेट, एक तो बुध हो गया और एक शुक्र हो गया, मतलब शुरू के जो 2 प्लैनेट हैं इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी के जो बचे हुए 6 ग्रह हैं इन सभी के कोई ना कोई उपग्रह हैं या फिर सैटेलाइट है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित आर्यभट्ट रोहिणी, है ना। कुछ कृत्रिम उपग्रह जो हम पृथ्वी से लॉन्च करते हैं, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक सैटेलाइट है मानव निर्मित और ये भी क्या कर रही है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, अब इसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, संचार भी उद्देश्य हो सकता है ना, कुछ अन्य उद्देश्य भी हो सकता है। तो इस उद्देश्य से हम इनको लॉन्च करते हैं और पृथ्वी या फिर किसी अन्य ग्रह की कक्षा में स्थापित करते हैं, तो इनको हम कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। इसके अलावा अन्य उपग्रहों की बात करें तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, ये गैनीमीड है जो कि जुपिटर का एक उपग्रह है, और सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डिवोस है जो कि मार्स का उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस प्लैनेट के हैं, तो वर्तमान में यदि आप देखोगे तो सैटर्न जो है इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि सैटर्न के टोटल कितने मून हैं, है ना, और सेकंड ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके शनि के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। आगे हम बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स के बारे में। ओके, क्षुद्र ग्रहों की यदि हम बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में लाखों करोड़ों की संख्या में, है ना, अनियमित आकार, ठीक है, अनियमित आकार के ये आकाशीय पिंड होते हैं और अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है मंगल और बृहस्पति के बीच में रह करके ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो खुली आंखों से देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, फोरवेस्टा इसका नाम है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा क्षुद्र ग्रह है, और ऑप्शन में रहेगा फोरवेस्टा, बाकी ऑप्शन जो होंगे उसमें कुछ और नाम दे देगा, जैसे कि किसी ग्रह का दे देगा, किसी उपग्रह का दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से जो फोरवेस्टा है ये एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो शीरीस जो है ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, आपको याद रखना है। और क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी पर टकराने से विशाल गर्त का निर्माण होता है, जैसे कि लोनार लेक। ओके, देखिए अब क्या होता है, कई बार इसको समझिए, जैसे कि सन है, ओके, सन के बाद 4 ग्रह हैं, है ना, इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह पेटी है, और फिर यहाँ पर जुपिटर है। तो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे ज़्यादा है, सबसे एक्सट्रीम है, आपको पता है। तो कई बार ये जो क्षुद्र ग्रह हैं इनको सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और कोई ना कोई क्षुद्र ग्रह इसके पास आकर्षित हो जाता है। लेकिन बीच में यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई और प्लैनेट आ गया, जैसे कि अर्थ आ गई, तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, और जैसे ही ये क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आएगा, तो हमारी एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, तो गैसों के फ्रैक्शन के चलते इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, और ये यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, जल करके समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर आकाश में टूटा हुआ तारा, है ना, तो टूटा हुआ तारा जो हम देखते हैं तो वो याद रखिएगा वो कोई टूटा हुआ तारा नहीं है, बल्कि वो एक क्षुद्र ग्रह है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया है।
और गैसों में घर्षण के चलते उसमें आग लग चुकी है और वो ऊपर ही वहाँ पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार आकार में यदि ये बड़े हैं तो हमारी पृथ्वी से भी टकरा जाते हैं और कई बार ये गर्त का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में लोनार लेक है, तो इसी प्रकार के एक पिंड के टकराने के पश्चात ये बनी है। ठीक है, और जब ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनको हम उल्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का। और यदि ये हमारी पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो इनको हम उल्का पिंड की संज्ञा देते हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं धूमकेतु के बारे में कि आखिर धूमकेतु क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए धूमकेतु धूल या फिर बर्फ या फिर हिमानी से बने हुए क्या होते हैं, छोटे पिंड होते हैं। और जब भी ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो चूंकि इनमें गैसेज होती हैं, है ना, तो इनकी गैसें सूर्य की हीट के चलते चमकने लगती है ना, तो ये सूर्य से दूर जाती हुई इस प्रकार से पूछ दिखाई देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा धूल, बर्फ या फिर गैसों से बने हुए छोटे आकाशीय पिंड होते हैं और खासतौर पर ये क्यूपर बेल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा अनियमित कक्षाओं में करते हैं, याद रखना, कोई निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। लंबी चमकदार पूंछ के चलते इसको हम क्या बोलते हैं, चमकीले गोले के समान भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह मुख्यतः क्यूपर बेल्ट या फिर डर्ट क्लाउड में हमें देखने को मिलते हैं। इसे हम पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा भी बोलते हैं। हेली पुच्छल तारा है जो कि प्रत्येक 76 वर्ष के बाद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हेली क्या है, ये एक पुच्छल तारा है या फिर एक धूमकेतु है जो 76 ईयर के बाद हमें दिखाई देता है, तो इसके बारे में भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उल्का पिंड के बारे में। अभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था उल्का पिंड क्या होते हैं। तो ये भी धूल, गैस और चट्टानों से बने आकाशीय पिंड होते हैं। दरअसल क्या है, ये वही क्षुद्र ग्रह हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं। लेकिन यदि ये किसी ग्रह की कक्षा में आ जाएं या फिर हमारी जो पृथ्वी है ना, इसके एटमॉस्फेयर में आ जाएं या फिर नज़दीक आ जाएं तो क्या होता है, इनमें आग लग जाती है ना, गैसों से घर्षण के चलते, और फिर इनको हम क्या बोलते हैं, उल्का, उल्काश में या फिर उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह के ही ये टुकड़े होते हैं, याद रखिएगा। अभी मैंने सारा आपको समझाया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं और इसको ही हम क्या बोलते हैं, टूटता तारा। ओके, तो याद रखिएगा वो कोई टूटता तारा नहीं बल्कि एक क्षुद्र ग्रह है जो हमारी वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है और वायुमंडलीय घर्षण के कारण उसमें आग लग चुकी है। आगे हम बात कर लेते हैं बौने ग्रहों के बारे में, ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। ये क्या होते हैं, तो ड्वार्फ प्लैनेट और कुछ नहीं होते, ये भी हमारे सोलर सिस्टम में एक आकाशीय पिंड है। ठीक है, और इनकी जो कक्षा होती है वो वृत्ताकार नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि 2006 में मैंने आपको बताया कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाला गया। उसका रीज़न यही था कि यह नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता था। ठीक है, तो इसकी जो कक्षा होती है ये एक प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, एक फिक्स्ड नहीं होती है, इसके चलते प्लूटो को बाहर निकाला गया था। तो याद रखिएगा आकार में ये छोटे होते हैं, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटते हैं ये। ठीक है, 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया था, इसी के चलते याद रखिएगा प्लूटो को। इसके अलावा कुछ अन्य बौने ग्रह हैं जैसे कि प्लूटो हो गया, सीरिस हो गया, एरिस हो गया। ठीक है, और सबसे बड़े बौने ग्रह की बात करें तो मैकमैक है, इसके अलावा होमिया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी बौने ग्रह या फिर ड्वार्फ प्लैनेट हैं। इसके अलावा बहुत सारे बौने ग्रह जैसे कि मैकमैक, होमिया, प्लूटो, ये सभी कहाँ पर स्थित है, तो ये सभी क्यूपर बेल्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, क्यूपर बेल्ट में स्थित हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए सीरिस जो है, सीरिस नाम का एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये एक बौना ग्रह के अंतर्गत आता है और ये कहाँ पर, क्षुद्र ग्रह पेटी या फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वहाँ पर सीरिस नाम का बौना ग्रह देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है या फिर सीरीज कहाँ पर देखने को मिलता है, सीरीज क्या है, बौना ग्रह है, कोई उपग्रह है या फिर कोई स्टार है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं क्यूपर बेल्ट की, है ना। क्यूपर बेल्ट की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था जो हमारे 8 ग्रह में 8वां ग्रह है वरुण, है ना। तो वरुण के बाद या फिर नेपच्यून के बाद असंख्य संख्या में, करोड़ों अरबों की संख्या में एक पेटी होती है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाइट कलर की जो पूरी पेटी दिखाई दे रही है, ये वाली पेटी है ना, ये वाली जो पूरी पेटी दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो पेटी है, यही क्या है, यही है क्यूपर बेल्ट, है ना। मतलब ग्रह जब समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही विशाल एक पेटी देखने को मिलती है। ये भी क्या है, ये भी पिंड होते हैं। ओके, अनियमित आकार के, अनियमित साइज के ये पिंड होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में ये आकाशीय पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। यहाँ पर सामान्यतः ठंडी गैसेस देखने को मिलती हैं और बर्फ़ की चट्टानें देखने को मिलती है। तो नेपच्यून के बाद आकाशीय पिंडों की एक पट्टी है। जल, बर्फ, मीथेन और अमोनिया से ये बने होते हैं।
ठीक है। कुछ बौने ग्रह जैसे कि मैकमैक, होमी या प्लूटो इसी क्यूपर बेल्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्यूपर बेल्ट के बारे में भी आपको याद रखना है। तो वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।